ये 27 फरवरी 2023 को जो हाई स्कूल विज्ञान की जो परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो परीक्षा की में 100/100% आपको ज़रूर फंसेगा। उसमें पहला प्रश्न है, मेरा चैनल अशोक गोल्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 27 फरवरी को जो हाई स्कूल विज्ञान की प्रश्न पत्र आएगा उसमें 20 नंबर का, आप लोग सभी जो लोग जानते हैं कि OMR शीट पर 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रश्न पत्र जो कि कॉपी पे करना होगा। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है। देखिए, इसका एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ निकट लिखेंगे, एक तरफ दूर। और निकट में देख रहे हैं, निकट 3 शब्दों से बना है, निकट, और दूर जो है 2 शब्दों से बना है। अर्थात दूर जो है छोटा है, निकट जो है वह लंबा है। उत्तल और अवतल लिखेंगे, उत्तल और अवतल में देखेंगे, उत्तल छोटा है और अवतल 4 शब्द से बना है, अवतल। उत्तल 3 शब्द से बना, उत्तल। और निकट जो है 3 शब्द से बना है, दूर जो है 2 शब्द से बना है। तो जो छोटा होगा वो छोटे के पास जाएगा, अर्थात दूर किसके पास जाएगा, उत्तल के पास। तो कभी भी दूर दृष्टि दोष पूछे तो आप तुरंत दिमाग में लगाइए उत्तल लेंस का प्रयोग। यहाँ निकट पूछा है तो निकट किसके पास जाएगा, अवतल के पास, क्योंकि दूर और निकट में निकट बड़ा है, इसलिए उत्तल और अवतल में अवतल बड़ा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में हमेशा कौन सा लेंस लगेगा, अवतल। ये ट्रिक आपको हमेशा गलत नहीं होने देगा। अगर आपको पूछ दिया कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, तो दूर क्या है, निकट से छोटा है। उत्तल अवतल में कौन छोटा है, उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष के लिए लगा देंगे उत्तल। यह ट्रिक आपको बहुत ही उपयोगी होगा। अब आइए, इस ट्रिक से द्वारा एक और चीज़ आप प्राप्त कर लेंगे, जैसे समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए दूर बिंदु। देखिए, दूर बिंदु अगर पूछे कि एक समान दृष्टि के व्यक्ति है, उसका दूर बिंदु आँख से कितनी दूरी पर होगा, तो दूर का मतलब कितना भी दूर चलते जाइए। आपसे कोई कहे व्यक्ति कि आप दूर चले जाइए, पूछे कितना दूर, बहुत दूर, इसका मतलब अनंत, इन्फिनिटिव। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत होता है। जबकि निकट बिंदु जो होगा, स्वस्थ या समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए दूर बिंदु की आँख से दूरी कितनी होगी, इसका चौथा विकल्प से होगा अनंत, इन्फिनिटिव। अगर यही कहता कि समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए निकट बिंदु, तो निकट बिंदु कहेगा तो निकट माने पास, तो 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें 2 प्रश्न और बन जाएगा। निकट पूछेगा निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु तो अनंत। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। अब एक प्रश्न और पूछेगा इसमें से कि दूर दृष्टि दोष के कारण आँख के गोलक का प्रभाव क्या पड़ता है। जो आँख के गोलक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है। ठीक, देखिए, दूर जो है, एक तरफ हम दूर लिखेंगे, एक तरफ निकट। तो दूर क्या है, छोटा है, तो दूर में हो जाएगा छोटा, और निकट क्या है, बड़ा है, तो निकट में हो जाएगा बड़ा। यहाँ पूछा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण आँख के गोलक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष के कारण आँख का गोलक क्या होगा, छोटा हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष पूछेगा, निकट बड़ा है, इसलिए आँख के गोलक का प्रभाव बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और इससे संबंधित सभी प्रश्न पत्र को आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। चाहे उत्तल पूछे चाहे अवतल पूछे, इसका भी देखिए एक ट्रिक है कि एक तरफ आप उत्तल दर्पण लिखिए, एक तरफ अवतल दर्पण। देख रहे हैं हरा से लिखा गया है। तो उत्तल दर्पण में प्रश्न उठता है कि सर आभासी बनेगा कि वास्तविक। तो एक तरफ लिख दीजिए आभासी, एक तरफ वास्तविक, नीला से। अब देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में उत्तल 3 शब्द से बना है, अवतल 4 शब्द से, आभासी 3 शब्द से, वास्तविक 5 शब्द से। तो जो बड़ा है बड़ा के पास जाएगा, छोटा है छोटा के पास। तो उत्तल दर्पण किसके पास बन जाएगा, आभासी के पास। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी।
और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। क्योंकि प्रतिबिंब दो ही प्रकार के बनते हैं, आभासी और वास्तविक। तो इसमें कन्फ्यूजन आप दूर कर लेंगे। कभी भी परीक्षा में अगर डाउट हो तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं और इससे आप आसानी से सही उत्तर लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर आभासी वास्तविक तो पता किए, लेकिन सीधा और उल्टा में कैसे पता करेंगे? देखिए आभासी के लास्ट में सी शब्द है, तो सी से हो जाएगा सीधा, सीधे का हो जाएगा सीधा। और जो सीधा है धा, धा सीधा, सीधा में धा शब्द आ रहा है लास्ट में धा। धा माने किसी को धाए धाए पीटना। जब किसी को आप पीटने लगते हो तो वो निहुर जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसलिए वो छोटा, इसे पकड़ लेंगे इस ट्रिक से। सीधा धा धा, पीटने से वो क्या होता है? व्यक्ति झुक जाता है, निहुर जाता है, छोटा हो जाता है। इस प्रकार हम आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। आभासी जब पता हो गया तो सी से सीधा, और धा धा मतलब पीटने से क्या व्यक्ति बन जाता है? छोटा। इसलिए यह आसानी से आप पता कर लेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, छोटा, जो कि पहला विकल्प सही है। अब प्रश्न उठता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? आप देखे होंगे मोटरसाइकिल में, कार में, स्कूटर में, बस में, ट्रक में, जो साइड ड्राइवर बगल में पीछे देखने के लिए अपन बगल में एक शीशा लगाता है, साइड शीशा। तो उसको साइड शीशा जो पीछे देखने के लिए मोटर वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें आपको सीधा दिखना है, छोटा देखना है, ठीक। तो हमको उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं साइड शीशे में। किसी भी गाड़ी के साइड शीशे में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, सीधा का होता है उल्टा और छोटा का उल्टा होता है बड़ा। तो आसानी से हम लिख देंगे कि वास्तविक, उल्टा और बड़ा। इस प्रकार हमारा इसी चौथे प्रश्न में दो प्रश्न समाहित है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये ट्रिक आपको बताया कि एक तरफ उत्तल लिखेंगे, एक तरफ अवतल। उत्तल छोटा है, अवतल बड़ा है। आभासी लिखेंगे, वास्तविक। आभासी छोटा है तो उत्तल दर्पण के पास जाएगा, वास्तविक बड़ा है तो अवतल दर्पण की। अब आभासी प्राप्त कर लिए तो आभासी में लास्ट वर्ड जो है सी है, सी माने सीधा। और सीधा प्राप्त कर लिए तो धा, धाए धाए पीटेंगे, तो पीटेंगे किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, मतलब झुक जाता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, छोटा। और इसी का जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, सीधा का उल्टा और छोटा का बड़ा बनता है। अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्न और पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? प्रश्न संख्या 5। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम, जैसे आप किसी की नाक में कुछ फोड़ा फुंसी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो नाक को जांच करता है दर्पण लगाकर, कान की जांच करता है, कान में दर्द कर रहा है, गला में कुछ दिक्कत है, आँख में आपको दिक्कत है, दांत में कोई दिक्कत है, इस सब की टेस्ट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और कहाँ होता है इसका प्रयोग? कार के हेडलाइट में। जब आप बत्ती बारते हैं आगे को देखने के लिए, जो बत्ती होती है उसके हेडलाइट में, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ट्रेन हो, जिसके भी मतलब हेडलाइट में जो प्रकाश रात को चलने के लिए प्रकाश, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तीसरा है टार्च में, जैसे रात को अंधेरे में आप टार्च लेकर लाइट जाते हैं तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला है शेविंग, दाढ़ी बनाते समय, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अर्थात इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? नाक में जांच में, कान के जांच में, गला के जांच में, आँख के जांच में, दांत के जांच में, कार के हेडलाइट में, अंधेरे में देखने के लिए, टार्च में, शेविंग बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। सत्ताईस फरवरी 2023 को हाई स्कूल विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र में 6वां प्रश्न पत्र है कि दर्पण की फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ से, तथा वक्रता त्रिज्या जिसे लिखते हैं कैपिटल आर में क्या संबंध है? देखिए संबंध जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या शब्द है फोकस दूरी।
तो फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से, तो एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है r/2। ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r और उसका आधा मतलब r/2, इसलिए विकल्प नंबर चौथा सही होगा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि आपको फोकस दूरी दे दिया, वक्रता त्रिज्या पूछे, या वक्रता त्रिज्या दे दिया, फोकस दूरी पूछे। देखिए जैसे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी, तो जब सूत्र आपको याद है कि f बराबर r/2 होता है, तो r वक्रता त्रिज्या है 20 का आधा हो जाएगा 10, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर कहीं भी वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी कह रहा है तो उसका आधा कर देंगे 10, और वक्रता त्रिज्या दिया है फोकस दूरी पूछ रहा है तो दूना कर देंगे। ठीक, वक्रता त्रिज्या अगर दिया है आपको है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ देख रहे हैं ना, एफ को काटे हैं 20 से तो आधा कर देंगे, और अगर फोकस दूरी दिया है आपको, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो दूना कर देंगे। सूत्र आपको याद होना चाहिए। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? रंग देखिए, तो रंग जो होता है 7 रंग, बै नी आ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए काले से लिखा है बै नी आह पीना ला, वै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग का। जैसे आप कभी किसी झंडे को, लाल रंग का झंडा और एक बैगनी रंग का झंडा, सभी झंडे को 7 रंग के झंडे को गाड़ दीजिए और दूर से देखेंगे तो लाल वाला आपको दिखाई देता है। जैसे ट्रेन आती है तो रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देता है। इसलिए किस रंग का अपवर्तनांक, जब रंग के बारे में पूछे तो लाल रंग, और सबसे कम पूछे तो बैगनी रंग का। सबसे कम जो है बैगनी रंग, जैसे बै से स्टार्ट हो रहा है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नाला, नीला, लाल। तो बैगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? इसमें हीरा दे दिया, कांच दे दिया, जल दे दिया, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है 2.42, और सबसे कम जो होता है निर्वात का 1 होता है। निर्वात का क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखिए किलोवाट घंटा, तो किलोवाट, वाट हो चाहे किलोवाट हो, तो इसमें ऊर्जा दिया है, शक्ति दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर WT या W बराबर P/T। P क्या होता है? शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है पावर वाट, और T का मात्रक होता है सेकेंड। चाहे वाट सेकेंड दे या वाट से बड़ा मात्रक होता है किलोवाट, और सेकेंड से बड़ा घंटा, या किलोवाट घंटा दे, वह किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। किसका मतलब? ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा का। ठीक, तो ऊर्जा का मात्रक हो गया किलोवाट घंटा, या कभी कभी वाट सेकेंड भी दे देगा। जब वाट देगा सेकेंड देगा, जब किलोवाट देगा तो घंटा देगा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जो नहीं है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। कभी कभी पूछता है, आप देखेंगे कि टेस्ला में कितने गॉस होता है? तो 10,000 गॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन हुआ? गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और जो मात्रक नहीं है उसका मतलब डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसके समकक्ष होता है? तो टेस्ला के। किसके समकक्ष? टेस्ला के। वेबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं? देखिए फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड साइड रूल है उससे हम क्या करते हैं? बल की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? बल की दिशा।
क्योंकि बाएं हाथ से यहाँ कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ, तो जब बाएं हाथ कहेगा तो बल की दिशा, और दाएं हाथ कहेगा तो धारा की दिशा। दाएं हाथ के नियम से क्या करेंगे, धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बाएं, बाएं से बल, बाएं से बल, बल की दिशा, बाएं से क्या करेंगे, बल की दिशा। बाएं, ब शब्द आ रहा है यहाँ, बल की दिशा। और दाएं, ठीक, दाएं लगा धारा की दिशा। एक और उसमें पूछता है कि मैक्सवेल के अंगूठे के नियम से क्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैक्सवेल के अंगूठे के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, उसको अगले प्रश्न में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अगर पूछे तो बल की दिशा, बाएं से बल, दाएं से धारा। बाएं के हाथ के नियम से बल की दिशा और दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, मैक्सवेल के अंगूठे के नियम से क्या ज्ञात करते हैं। देखिए मैक्सवेल के दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि मैक्सवेल के अंगूठे के नियम से अंगूठे से क्या ज्ञात करते हैं, तो धारा की दिशा। और पूछ देगा कि मैक्सवेल के अंगूठे के नियम से अंगुलियों से क्या ज्ञात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठे से क्या ज्ञात करते हैं, धारा की दिशा, और अंगुलियों से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है, तो देखिए P बराबर होता है VI, तो VI है तीसरा सही है। V बराबर होता है IR, तो अगर हम इसमें वैल्यू रख देंगे P बराबर VI में V के स्थान पर IR, तो IR इंटू I बराबर I²R, अर्थात पहला भी सही है। और हम जानते हैं कि I बराबर V/R से, V बराबर IR तो I बराबर V/R, इसलिए I² बराबर हो जाएगा V² अगर हम वैल्यू रख देंगे P बराबर I²R में I² के स्थान पे V²/R², और ऊपर एक R है तो ऊपर वाले R से एक नीचे वाला R कट जाएगा तो V²/R, अर्थात चौथा भी सही है। अर्थात तीसरा उत्तर गलत है। P बराबर VI भी हो सकता है, P बराबर I²R भी हो सकता है, और P बराबर V²/R भी हो सकता है, लेकिन P बराबर IR² नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा दिया है VI, V माने विभवांतर, I माने धारा। VI ग्राफ क्या देती है, तो प्रतिरोध। ओम के नियम में धारा I तथा विभवांतर के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है, सरल रेखा। इसमें दिखा है वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी सभी, तो इसका आंसर होगा पहला। ओम के नियम में अगर हम धारा I और विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगा। और कभी कभी इसी को घुमा देता है कि VI ग्राफ क्या देता है, तो प्रतिरोध देता है। क्या देता है, प्रतिरोध। तो यहाँ हम 16 क्वेश्चन जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम। अगला प्रश्न है कि धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे। देखिए M दिया है और Cl दिया है, 2 है, तो M के ऊपर कितना है, 1, और Cl के नीचे 2 है, तो जो Cl की जो संयुक्ता हो, Cl पर जो घात है 1 होता है, वह M की घात आया है। M का घात 2 है, देख रहे हैं लाल रेड कलम से, M के घात 2 था और Cl पर घात 1 था, तो इसका अपोजिट गुणा होता है। जैसे Cl पर 1 है तो Cl का हो जाएगा M के पास, तो M 1 हो गया, और M पर 2 घात है तो Cl के नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा MCl2। तो MCl2 कैसे प्राप्त होता है, M पर 2 घात, Cl के आगे जो संख्या 2 है वो M के ऊपर घात चली जाती है, और M के आगे कोई संख्या नहीं अर्थात एक संख्या है वह Cl पर चली जाती है। इस प्रकार हम सूत्र बना लेते हैं। MCl2 देगा तो M पर कितना होगा, +2, Cl पर कितना होगा, -1। यह विधि आपको आनी चाहिए कि एक दूसरे के अपोजिट को घात को लिखते हैं। जैसे M Cl दे दिया तो Cl पर कुछ नहीं है, 1 है, तो Cl पर 1 जो है वो M पर चला जाएगा, M का 1 Cl पर चला जाएगा। तो इस प्रकार MCl2
को हम देख रहे हैं कि m पर +2 Cl पर -1। ये +2 कहाँ आया है? ये Cl का 2 जो Cl2 है 2 m के ऊपर आएगा और m के आगे कोई संख्या नहीं है अर्थात 1 है, वो Cl पर चला जाएगा। इस प्रकार MCl2 का हमने बना लिया m+2 Cl में। अब अगर हमको कोई भी सूत्र पूछे, जैसे नाइट्रेट पूछा है, तो m के ऊपर पहले से 2 हमको मालूम हो गया है और नाइट्रेट का होता है 1 NO3 पर। अब NO3 का चला जाएगा m के पास, NO3 के पास 1 है तो m 1 हो जाएगा और m के पास 2 है तो NO3 ट्वाइस हो जाएगा। अगर सल्फेट का पूछे, फास्फेट का पूछेगा तो m के ऊपर +2 है और फास्फेट के ऊपर -3, तो फास्फेट वाला 3 चला जाएगा m के पास तो m3 हो जाएगा और PO4 के पास m का आ जाएगा तो PO4 ट्वाइस आ जाएगा। इसी प्रकार अगर सल्फेट का पूछे कि सल्फेट का सूत्र, तो m का हम जानते हैं कि +2 है, सल्फेट का -2, दोनों बराबर है। m के ऊपर +2 और SO4 के -2, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा MSO4। अगर पूछे बाइकार्बोनेट का तो m के ऊपर +2 है, बाइकार्बोनेट का होता है 1 चला जाएगा m के पास तो m और बाइकार्बोनेट के पास आ जाएगा m का तो HCO3 ट्वाइस हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप कोई भी प्रश्न पूछेगा कि धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके नाइट्रेट का, इसके फास्फेट का, इसके सल्फेट का, इसके बाइकार्बोनेट का कोई भी सूत्र पूछेगा तो आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। अगर इसी प्रश्न को घुमा दिया कि धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl है तो इसके नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट का सूत्र क्या होगा? देखिए MCl कैसे प्राप्त हुआ? अर्थात m भी 1 है, Cl भी 1 है, तो m के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1। अब कह रहा है नाइट्रेट का, तो m के ऊपर हम जान ही गए हैं कि +1 है और नाइट्रेट का होता है -1, दोनों बराबर हैं तो MnO3। फास्फेट का पूछेगा तो m के ऊपर +1, फास्फेट का होता है -3 चला जाएगा m के पास तो M3PO4 हो जाएगा। अगर सल्फेट का पूछेगा तो सल्फेट का होता है -2, m का पहले से 1 निकला है तो सल्फेट का जो -2 है m के पास चला जाएगा, M2 हो जाएगा और SO4 के पास m का आ जाएगा तो SO4 हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से कोई भी सूत्र दे आसानी से हम निकाल लेंगे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O, 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमेशा पूछता है तो इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। दूसरा दिया है CaH4 ट्वाइस H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 ट्वाइस H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सजाती युग्म। देखिए सजाती युग्म किसे कहते हैं? जिसमें CH2 का अंतर है। जैसे CH4 C2H4 दोनों घटाएंगे तो इसमें से CH2 का अंतर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? CH2 का अंतर, CH2 का अंतर नहीं आ रहा। देखिए जैसे 5 में से 2 घटाएंगे 5 और 2 का अंतर आता है 3, उसी प्रकार C2H4 में से CH4 घटाएंगे तो 1 C बचेगा और H4 में से H4 घटाएंगे तो 0, CH2 नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं CH3OH CH3CHO, इसमें भी घटाएंगे दोनों में से तो CH2 नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है C2H5OH CH3CHO, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 1 4, तो CH2 इसमें भी। लेकिन एक चीज़ और होना चाहिए, एक युग्म, जैसे आपको मेथेन है, यह C2H4 क्या है? एथीन है, CH3OH क्या है? अल्कोहल है और CH3CH क्या है? एल्डिहाइड है। दोनों एक ग्रुप के होने चाहिए और उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। जैसे C2H5OH है तीसरा विकल्प और CH3CHO, इसमें से घटाएंगे दोनों में से तो सेम को मिल जाएगा H5 और एक 6। तीसरे विकल्प में C2 है, H6 है, O है और CH3 H4 है, C2 है। तो ये भी मान लीजिए CH2 का अंतर नहीं है। अगर लास्ट विकल्प देखेंगे दोनों में से घटाएंगे तो इसमें से CH2 बचेगा। CHO में CH2 हो और C2H4O हो जाएगा। दोनों में से अगर घटाएंगे तो एक CH2 बचेगा। तो ऐसे दो युग्म जिसमें घटाने पर CH2 बचे उसे कहते हैं सजाती युग्म। तो चौथा विकल्प सही है, क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या गिन लेंगे
और घटाएंगे तो CH2 आएगा। जैसे चौथा विकल्प में HCHO है तो H कितना है 2, C कितना है 1, O कितना है 1। उसी प्रकार CH3CHO में क्या है, C कितना है 2, तो 2 में से 1 C घटाएंगे तो C बचेगा। और यहाँ CH3CHO में 4 H है तो 4 H में से 2 H घटाएंगे तो H2 बचेगा और O से O कट जाएगा। इस प्रकार यह सही हुआ CH2। देखिए इसमें से IPSC नेम आपको 1 नंबर का ज़रूर पूछेगा। जैसे दिया है HCHO का, तो इसमें देख रहे हैं CHO ग्रुप जुटा है। क्या है, CHO, जिसके लास्ट में CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो 1 हो जाएगा मेथ, तो मेथधन अल, मेथेनल। HCOOH अगर दे देगा तो देखिए यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH लास्ट में लगा H के आगे, तो इसमें ओइक शब्द जोड़ेंगे। क्या, ओइक। अब कार्बन की संख्या क्या है 1, तो मेथेनोइक आम्ल 1 रहता है तो मेथे। तीसरा दिया है CH3CHO, देखिए यह भी एल्डिहाइड है, एल्किल समूह के आगे CHO जुड़ा है, CHO, तो CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कार्बन की संख्या कितनी हुई 2, तो 2 होगा तो एथेन धन अल, एथेनल। अगला दिया है CH3, बीच में CO फिर CH3, यह कीटोन है, तो CH3COCH3, तो कार्बन की संख्या कितनी है, CH3 में कार्बन की संख्या 1, फिर CO में कार्बन की संख्या 1, CH3 में 1, 1 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोपेन, और जिसमें कीटोन रहता है जोड़ते हैं ओन, तो प्रोपेनोन। फिर अगला दिया है CH3CO, फिर दिया है CH2CH3, यह भी कीटोन ग्रुप है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, CH3 में 1, CO में 1, CH2 में 1, CH3 में 4, तो 4 होता है ब्यूटेन धन ओन, ब्यूटेनोन। फिर अगला दिया है CH3COOH, एस्टिक एसिड का, तो इसमें कार्बन की COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन की संख्या 2 है, तो एथेनोइक एसिड। अगला दिया है CH3CONH2, एथेनमाइड, एथेन एमाइड, जिसमें NH2 ग्रुप लगाता है, उसमें एमाइड, एथेन 1 एमाइड। अगला दिया है CH3COCl, इसे कहेंगे एथेनल क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड। C2H4 दे या CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, यह एल्कीन है, और C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप का है, तो एल्काइन में आयन जुड़ता है और एल्कीन में इन। अब अगला दिया है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए इसका भी ट्रिक बता रहे हैं कि लेंस की क्षमता पावर P, तो एक या तो प्लस होगी या तो माइनस। प्लस में कितने अक्षर से बना है, 3 अक्षर से, P P L S, और माइनस में कितना है 4। उत्तल अवतल, उत्तल छोटा है, अवतल 4 अक्षर का है, तो अवतल होगा तो माइनस में जाएगा और उत्तल होगा तो प्लस में जाएगा। यहाँ ऋणात्मक कह रहा है अर्थात माइनस कह रहा है, तो माइनस अवतल के पास जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में माइनस बड़ा है, उत्तल अवतल में अवतल बड़ा है, तो अवतल के पास जाएगा माइनस, अर्थात अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक या प्लस। मुकुलन के द्वारा होता है किसमें। देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यम माने मदर, यफ माने फादर। जब माता पिता के द्वारा जब जनन होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और माता पिता में से कोई एक के द्वारा जब जनन होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है किसमें, ईस्ट में। अमीबा में द्विखंडन जनन होता है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन और लेशमानिया में द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है किसमें, अंडवाहिनी में। गुणसूत्र किससे बनते हैं, DNA, RNA, DNA तथा प्रोटीन से, सभी से। तो तीसरा विकल्प सही है, DNA, जो प्रोटीन और DNA से बनता है। कहाँ पर पित्त का संचय होता है,
संचय माने इकट्ठा, पित्ताशय में। लेकिन पूछ दिया कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्माण पूछेगा तो यकृत में, और संचय माने इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इस प्रकार ये 27 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हीमोग्लोबिन क्या का कार्य है। देखिए, उत्सर्जन में कि वृद्धि में कि पाचन में कि श्वसन में। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो श्वसन में होगा। किसमें? श्वसन में। अगला है, आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है। किसकी? ग्रहणी में, ग्रहणी की। आहार नाल के किस भाग में रसांकुर पाए जाते हैं? छोटी आंत में। मानव नेत्र के किस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, अर्थात वहाँ पर प्रकाश कुछ नहीं होता है, तो उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। देखिए, अंध बिंदु कहाँ कहते हैं? जब रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में सबसे लास्ट अंतिम भाग जो होता है वह अंध बिंदु होता है। और अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता 0 होती है, शून्य होती है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? अंध बिंदु। अब एक होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? जब मुख्य अक्ष और रेटिना, जहाँ मुख्य अक्ष रेटिना को काटती है उसी को कहते हैं पीत बिंदु। और पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, अर्थात अगर पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बढ़ रहा है तो हमको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। सुग्राहिता शून्य नहीं होती है, पीत बिंदु पर सबसे अच्छी होती है। और अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या होगी? शून्य होती है। पूछेगा अंध बिंदु कहाँ होता है, तो रेटिना को छेद कर जब मस्तिष्क के अंतिम भाग जो भाग होता है, बिंदु होता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है वह पीत बिंदु होता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, हम जानते हैं कि। तो रेटिना पर जो काटती है मुख्य अक्ष पीत बिंदु पर, उस पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। लेकिन अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना के अंदर, मस्तिष्क के सबसे अंदर वाला भाग, जहाँ पर प्रकाश कुछ नहीं दिखाई देता, प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? 0 होती। इस प्रकार 31 प्रश्न आपको विज्ञान हाई स्कूल की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।